और मेरी साउंड क्लियर आ रही होगी। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ऑप्टिकल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए हमें एब्जॉर्प्शन, एमिशन, और एमिशन के दो टाइप्स, स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस, ये दो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो इसके बेसिस पे हम शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल से। ये हमने देख लिया था कि जो लाइट की एनर्जी है वो इंसिडेंट वेव एक तरीके से स्टिमुलेटेड फॉर्म में जनरेट होगी, लिबरेट होगी, और कंस्ट्रक्टिव मैनर में ये सारी की सारी वेव्स एडअप होती जाएंगी, जिससे कि मेरे को अल्टीमेटली कोहेरेंट वेव जनरेट होकर के मिले, है ना। तो स्टिमुलेटेड एमिशन से हम लोग ये देख चुके हैं कि कोहेरेंट वेव हमें मिलती है। लाइट एमिटेड जो है वो बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस होती है, और उस बाउंसिंग की वजह से हमें उस लाइट वेव का इंटेंसिटी का बिल्डअप या इंटेंसिटी का एम्पलीफिकेशन हमें मिलता है। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। यहाँ लिख रखा है मैंने, हाई ब्रिलियंस या एम्पलीफिकेशन हमें इस लाइट बीम पर मिलता है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ अमोनिया मेसर, ये मटेरियल है, इज 10 पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दो स्टेट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। यानी E2 माइनस E1 बोल दो या E1 माइनस E0 बोल दो, जो भी आप मानो, ठीक है। दैट इज गिवन एज 10 पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now calculate the frequency of electromagnetic wave emitted by the stimulated emission. तो स्टिमुलेटेड एमिशन हो या स्पॉन्टेनियस एमिशन हो, हमें एक चीज़ ये पता है सीधा सीधा कि दैट E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू H and nu, where nu is the frequency and H is the Planck's constant, है ना। So we know the value of Planck's constant. प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है। हमें उन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप पता है। We can easily calculate the value of the frequency. So this nu, that is frequency, electromagnetic wave की frequency, that is equals to 10 power -4 डिवाइड by h. नाउ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ना यूज करके हम जूल्स पर सेकंड यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने का आपको एक्सप्रेशन पता होगा, आई होप, है ना। और h की वैल्यू मैंने आपको लास्ट टाइम पे नोट भी कराई थी, तो आप मुझे फटाफट से न्यू की वैल्यू बताओ कैलकुलेट करके कि कितनी आती है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर। जल्दी से बताओ बच्चों, आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ मुझे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? किसी को पता है? यस सर, सर रिपीट कर दीजिए एक बार क्वेश्चन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे जूल्स सर 1.6 × 10⁻²4 1.6 × 10⁻19 1.6 into × 10⁻19 -19। और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी? ये 1.6 6.67 into 10⁻11 ये 1.6 है ना। 34 सर 6.6 into 10⁻34 10 पावर -34। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, है ना। 10 पावर -4, 10 पावर -19 यानी 10 पावर -23। 10 पावर -23
और उसमें -23 में +34 ऐड कर लोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, +11 मिल जाएगा, यानी 10 की पावर 11 बचेगी, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचा, यहाँ आया 1.6 डिवाइड बाई 6.6, सो दिस विल बी लाइक 8 डिवाइड बाई 33, ठीक है ना। और अगर मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो 8 डिवाइड बाई 33 कितना होता है, 0.2424। 8 divided by 33 equals to 0.2424, right? So 0.24 into 10 power 11 hertz. So you can write it as 24 gigahertz. तो 24 gigahertz की फ्रीक्वेंसी मेरी इस बैंड गैप एनर्जी से, अगर दो लेवल से बीच में एक फोटोन रिलीज होता है बाय स्टिमुलेटेड या स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो मेरे को क्या मिलेगा, 24 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन मिलेगा। क्लियर हो गया बच्चों? It is 1.6, not 116. It's not 16. It is 1.6. तो आप ये वाली वैल्यू ध्यान रखना, it is 1.6। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कड़ी में अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बोलते हैं आइंस्टीन रिलेशन। आइंस्टीन रिलेशन क्या है? आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करा था कि अगर मैं इन तीनों ही ट्रांसमिशन प्रोसेसेस को देखूं, जो कि एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशंस हैं, इनको मैं मैथमेटिकली किसी ना किसी फॉर्मूले से रिलेट कर सकता हूँ। अब वो मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? वो मैथमेटिकल फार्मूला है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एजम्पशंस एज्यूम करने पड़ेंगे, और वो एजम्पशंस को एज्यूम करने के बाद हम एक मैथमेटिकल फार्मूला उन तीनों के बीच में रिलेशनशिप के फॉर्म में डिराइव कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एटॉमिक सिस्टम लिया और एटॉमिक सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में माना। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर सपोज एक मेटल की एक मटेरियल की एक क्या कह सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट ले लो, उसके 3 या 4 स्टेट्स हैं, और जैसे हम बोलते हैं कि इसकी इनर स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद 8, उसके बाद अगली लेयर में 8, उसके बाद अगली लेयर में 4 या जो भी, तो हम ये मानते हैं कि दीज आर अवेलेबल या प्रेजेंट ओनली इन दी थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब ये हम बोलते हैं कि जो रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन है, यानी अगर एक स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं ऑटोमेटिकली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे। क्यों? जिससे कि उस स्टेट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकें जितने की पहले थे, है ना। यानी सपोज मैं बोलूं कि 8 2 8 8 है ना, अब सपोज 4, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 स्टेट्स हैं 1 2 3 और 4। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में आया, है ना, तो इस वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में आया, मतलब क्या हुआ, इसमें होगा 7 और इसमें होगा 5, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ ऊपर वाली स्टेट में बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन। ठीक, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब इस 5 से एक ट्रांजिशन अगला हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा 8 हो जाएंगे और यहाँ पर दोबारा 4 हो जाएंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर वाली स्टेट में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स में आएंगे, कीपिंग द रेट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रांजिशन रेट इक्वल। ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये हमें मान के चलनी पड़ेगी। और पॉपुलेशंस ऑफ द 2 एनर्जी लेवल्स, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एनर्जी लेवल में, वो हम बोल्ट्जमैन की स्टैटिस्टिक्स के थ्रू देते हैं, और उसको देने का तरीका जो है वो है ये N1 और N2, ये है मेरी लेवल 1 और लेवल 2 में इलेक्ट्रॉन्स की या एटम्स की पॉपुलेशन, and that is given by G1 e to the power minus of E1 by kT. K is Boltzmann constant, T is the thermal temperature, simple, absolute temperature in Kelvin. Similarly, this will be G2 times e to the power minus, it's E2, it's not E1, it's E2, e to the power minus E2 by kT. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम G1 by G2 को ऐसी ले लें, और e की पावर E1 माइनस E1 बाई KT और e की पावर माइनस E2 बाई K2 अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाकर के हो जाएगा पॉजिटिव,
और पॉजिटिव को मैं एक्सपोनेंशियल को एक साथ लिख लूंगा तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1. दिस इज डिवाइड बाई KT. सो दिस विल बी इक्वल्स टू E2 माइनस E1 क्या है, H न्यू या HF. तो हमने उसको HF लिख लिया और उसको KT से डिवाइड कर दिया. तो ये बेसिकली क्या है, ये एक एक्सप्रेशन बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के थ्रू मिल जाएगा. यहाँ पर N1 और N2 जो है वो एटम की डेंसिटी को डिनोट करते हैं और E1 और E2 जो है वो मेरे एनर्जी लेवल्स हैं और G1 और G2 ये जो है ये डीजेनरेसीज हैं अलग अलग लेवल्स की. ठीक है, E1 की डीजेनरेसीज वो है G1 और E2 लेवल की डीजेनरेसी जो है वो कितनी है, सेकेंड लेवल की डीजेनरेसी जो है वो कितनी है, वो है G2. K मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और मेरा T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इन केल्विन, केल्विन के अंदर, डिग्री केल्विन. ठीक, उसके बाद अगर मैं देखूं कि लोअर या ग्राउंड एनर्जी स्टेट में यानी E1 में अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है N1 तो रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन यानी अगर एब्जॉर्प्शन है इलेक्ट्रॉन्स का तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा एक तो N1 के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस स्टेट में है प्लस उसकी डेंसिटी कितनी है. वो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो एफ. ठीक है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी रो एफ. ठीक है, रो हम बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मेंशन करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी भी है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो है वो रो से डिनोट करी जाती है. तो यहाँ पर मैंने रो एफ माना है स्पेक्ट्रल डेंसिटी. अपवर्ड ट्रांजिशन के लिए कितनी डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, वो दोनों के प्रोपोर्शनल में होगी. एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक लेवल के अंदर प्लस उसकी डेंसिटी कितनी है पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना. बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम कि अगर मेरा वॉल्यूम सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब का है या 1 मिलीमीटर क्यूब का है या 1 मीटर क्यूब का है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर डेंसिटी सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे. तो इट डिपेंड्स बोथ ऑन बोथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस द डेंसिटी एज वेल. तो अपवर्ड ट्रांजिशन रेट को हम डिनोट करते हैं 1-2 R12. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में है फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, एक से दूसरी स्टेट में जा रहा है. दिस इज नोन एज अपवर्ड ट्रांजिशन रेट R12 और इसको हम डिनोट करेंगे कुछ इस एक्सप्रेशन से. यहाँ पर N1 इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्टेट नंबर 1 इनटू रो एफ the volume density, spectral density of the radiations into B12, where B12 जो है that is known as the Einstein's coefficient of absorption. ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो जो रेट है अपवर्ड ट्रांजिशन रेट, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ गए अगली स्टेट में गए, वो डिनोट होंगे. सबसे पहले मैंने तो ये बताया कि आपको जो रेट है that R12 is proportional to N1, R12 is proportional to rho F. ठीक है, ठीक है. अब ये अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो R12 is proportional to N1 into rho F. तो R12 is basically what? N1 rho F into B12, where B12 is what? The Einstein coefficient of absorption. Absorption हो रहा है ना, जब स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, अपर स्टेट में जा रहा है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स का फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है. तो फोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. दैट इज क्योंकि ये स्टडी आइंस्टीन ने करी थी इसलिए आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसको बोलते हैं. और उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेट नंबर 1 इनटू वॉल्यूम डेंसिटी, स्पेक्ट्रल डेंसिटी, रेडिएशन की स्पेक्ट्रल डेंसिटी इनटू आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट इज B12. ठीक है, ये B12 जो है ये स्पेस ये सफिक्स में है B12, राइट. बाय कॉन्ट्रास्ट एटम्स इन द हायर और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, हम ये बोल सकते हैं कि लेवल 2 से लेवल 1 तक जो है वो या तो स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो सकता है या फिर वो स्टिमुलेशन भी हो सकता है, स्टिमुलेशन रेडिएशन भी हो सकता है. तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जब वो एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 पर इलेक्ट्रॉन्स मेरे वापस आएंगे तो मैं उसको स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन दोनों की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करूंगा कलेक्टिवली, क्यूमुलेटिवली. तो अगर मैं इस स्टडी को 2 पार्ट में ब्रेक कर लूँ तो सबसे पहले मैं स्टडी करता हूँ स्पॉन्टेनियस एमिशन की.
तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में कैसे इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे स्पॉन्टेनियसली रैंडमली। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं द एवरेज टाइम। एवरेज टाइम किसका, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक्साइटेड स्टेट में रहने के लिए, जब तक कि ट्रांजिशन उसका नहीं होता दूसरे अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर पहुंचा तो ऑब्वियसली उसने कुछ टाइम वहां पर स्पेंड करा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वो टाइम जो स्पेंड करेगा वो अपने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। और उसकी वजह से उसकी एनर्जी जब ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल 2 के में रिक्वायर्ड एनर्जी से कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इट गो बैक नेचुरली, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो जब वो वापस आएगा तो कितनी देर वो यहाँ रहा, वो टाइम मैंने डिनोट करा, उसको बोलते हैं कैरियर लाइफ टाइम, स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम, दैट इज डिनोटेड एज टाउ 2-1। 2 से 1 तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो कितनी देर वहां हॉल्ट रहेगा उस एनर्जी स्टेट 2 में, दैट इज टाउ 2, राइट। तो वो हम सीधे सीधे स्पॉन्टेनियस एमिशन के स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरे को डेंसिटी पता है एनर्जी लेवल 2 के अंदर वो कितनी थी, N2 मैंने मानी थी, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट वो कितना होगा, दैट विल बी सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एनर्जी स्टेट इनटू द फ्रीक्वेंसी दैट इज इनवर्स ऑफ द टाइम। कितना रेट से वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब पर यूनिट टाइम, मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट टाइम से या उसकी फ्रीक्वेंसी से, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से। तो हम ये बोल सकते हैं कि N2 डिवाइड बाई टाउ 2 दैट विल बी दी स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट, ये मेरा इसके इक्वल होगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं N2 इंटू A21, दैट मीन्स 1 अपॉन टाउ 2-1, यहाँ पर 2-1 है, टाउ 2-1, ठीक है। तो 1 upon tau 2-1 is basically what, A21. A21 is the Einstein coefficient of spontaneous emission, ठीक है। मैंने दो कोफिशिएंट डिफाइन करे, एक B21 एक A21। A21 जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन है और B21 जो था वो मेरा स्पॉन्टेनियस वो था मेरा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का कोफिशिएंट वो B21 है और स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोफिशिएंट जो है वो मेरा कितना B12 है, सॉरी, और स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, वो मेरा A21 से डिनोट करते हैं। और ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम का, मतलब वी कैन इजीली से दैट A21 इक्वल्स टू 1 अपॉन टाउ 2-1, राइट। तो मैंने यहाँ पर टाउ 2-1 की जगह ना लिखने की बजाय सीधे सीधे क्या लिखा है, उसको आइंस्टीन कोफिशिएंट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर लिया है A21 की फॉर्म। उसके बाद अगर मैं देखूं रेट ऑफ स्टिमुलेटेड डाउनवर्ड ट्रांजिशन, ठीक है, लेवल 2 से जब लेवल 1 पर आएगा तो वो और स्टिमुलेटेड फॉर्म में आ रहा है ना, तो वो किसके इक्वल होगा, वो बेसिकली स्टिमुलेटेड अपवर्ड ट्रांजिशन के रेट के बराबर होगा। स्टिमुलेटेडली अगर वो एक इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंच रहा है तो ऑटोमेटिकली जिस रेट से वो पहुंचेगा उसी रेट से नीचे आएगा, क्योंकि हम मान कर चल रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो रेट है वो सेम होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन को डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग जो मेरा एब्जॉर्प्शन रेट था। हमने एब्जॉर्प्शन रेट क्या बोला था, एब्जॉर्प्शन रेट बोला था R12 इक्वल्स टू कितना, N1 रो एफ एंड B12। यहाँ पर B12 मेरा क्या था, आइंस्टीन कोफिशिएंट, रो एफ मेरी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो ये मेरा क्या था, रेट था एब्जॉर्प्शन का। अब स्टिमुलेटेड एमिशन अगर है तो उसका रेट भी क्या होगा, वो लगभग सेम ही होगा स्टिमुलेटेड एमिशन के एब्जॉर्प्शन के रेट के इक्वल, बिकॉज वी आर सेइंग दैट वी आर मेंटेनिंग द थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हमने स्टार्टिंग में कंडीशन मान करके चली है कि थर्मल इक्विलिब्रियम तो मेंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में द टोटल ट्रांजिशन रेट फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1 दैट इज R21, वो क्या होगा, R21 जो है वो सम होगा किसका, स्पॉन्टेनियस एमिशन का और स्टिमुलेटेड एमिशन का। तो अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो R21 मेरा कितना आ गया, R21 ये तो आ गया मेरा स्पॉन्टेनियस की वजह से N2 इंटू A21 और N2 इंटू रो एफ इंटू B21, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा
स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से रेट आ गया। तो ये जो सेकंड से 1 में आने में जो एमिशन का रेट है ना, रेट ऑफ एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल ट्रांजिशन रेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, ये दोनों ही रेट्स मेरे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टिमुलेटेड फॉर्म में ही आए। रैंडमली भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेवल 2 से लेवल 1 में एमिट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा एमिट कर सकते हैं फोटॉन्स को, तो अगर ऐसा है तो मुझे रेट्स जो है वो दोनों के रेट्स को ऐड करना पड़ेगा। टोटल ट्रांजिशन रेट मैंने लिखा है यहाँ पे, द टोटल ट्रांजिशन रेट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेट प्लस स्टिमुलेटेड रेट। ठीक है, अब अगर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करना है तो जितना रेट है एब्जॉर्प्शन का उतना ही रेट होना चाहिए एमिशन का। मतलब मैं इन दोनों रेट्स को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। ठीक है, तो R12 मस्ट बी इक्वल टू R21। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो R12 मैंने अभी निकाला था N1 रो F B12, और जो R21 निकाला वो मैंने इन दोनों को ऐड करके निकाला, है ना। अब यहां से अगर मैं रो F कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, देखो रो F कॉमन ले लेंगे तो हम क्या आ जाएगा, यू कैन से दैट N1 B12 माइनस N2 B21, है ना। इन दोनों में रो F कॉमन है तो रो F यहाँ आ गया और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, N2 A21। तो अगर मैं इस वाली टर्म से इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा रो F आ जाएगा। वो रो F कितना आ गया, ये आ गया। ये क्या चीज थी, ये डेंसिटी थी, है ना। तो ये डेंसिटी मेरी आ गई, रो F की वैल्यू वो इतनी आ गई। और अगर मैं इसको कुछ ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं कि अगर मैंने यहाँ पर N2 B21 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये क्या बचेगा, N2, तो N2 A21 डिवाइड बाई N2 B21, है ना, डिवाइड बाई N1 B12 डिवाइड बाई N2 B21 माइनस N2 B21 डिवाइड बाई N2 B21। तो ये तो हो गया 1, ये तो हो गया 1। ठीक है, दिस विल बी 1। ठीक है, N2 से ऊपर N2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना, A21 डिवाइड बाई B21, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये पूरी की पूरी टर्म मैंने ऐसे ही लिख दी। तो ये चीज क्या हो गई, N1 B12 डिवाइड बाई N2 B21 माइनस 1, और ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया रो F। द डेंसिटी, स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विल बी A21 डिवाइड बाई B21 डिवाइड बाई N1 डिवाइड बाई N2 इंटू B12 डिवाइड बाई B21 माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक, तो हम अब देखो यहाँ पर मैंने क्या रखा है, यहाँ पर मैंने N1 डिवाइड बाई N2 की वैल्यू रख दी, है ना। जब मैंने आइंस्टीन रिलेशन बताया था तो आपको N1 डिवाइड बाई N2 की वैल्यू बताई थी, वो कितनी थी, वो थी G1 डिवाइड बाई G2 इंटू ई टू द पावर HF अपॉन KT। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। तो ऑटोमेटिकली N1 डिवाइड बाई N2 के साथ में क्या था, B12 डिवाइड बाई B21 भी था, है ना। तो मैंने इसकी जगह पे तो ये रख दिया, ये रख दिया, और उसकी मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दी, B12 डिवाइड बाई B21 से कर दी। तो मेरा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और मैंने -1 एज इट इज रहने दिया। ठीक है, और ये मेरा एज इट इज ऐसा आ गया। तो इसको हम इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि मैंने एक जनरल जो बोल्ट्जमैन इक्वेशन के थ्रू एक जनरल रेट दिया जाता है, वो स्टैंडर्ड है, उससे मैं इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, और फिर वहां से मैं आइंस्टीन्स की कोफिशिएंट्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिया इन टर्म्स ऑफ G1 बाई G2, है ना, डीजेनरेसीज ऑफ लेवल 2 एंड लेवल 1। अब ये जो है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, है ना, हमें पता है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के थ्रू, ब्लैक बॉडी के थ्रू जो रेडिएशन मिलते हैं हमें, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हम वहां से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक सिस्टम जो है, ये भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कंपेयर किया जा सकता है। और कंपेयर करने के बाद मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, ये वैल्यूज निकाल लूंगा कोफिशिएंट्स की। तो प्लैंक के थ्रू जो कोफिशिएंट दिए गए थे, वो कोफिशिएंट्स
देने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इक्वेशन को, जो ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये प्लांक के थ्रू जो ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस है ये प्लांक के थ्रू गिवन है ना, इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करता हूँ, इसको और इसको आई विल कंपेयर। तो मैं देख सकता हूँ कि देखो मेरा जो A21 डिवाइड बाई B21 है वो कितना है, A21 डिवाइड बाई B21, ठीक है। देखो यहाँ से ये चीज तो कॉमन है ना, ये चीज तो मेरी कॉमन है, ठीक है सर 8 पाई HF क्यू 8 पाई HF क्यूब डिवाइड बाई C क्यूब, नहीं ये भी तो है ना साथ में, नहीं सर ये भी तो है डिवाइड ना? बाय CQ नहीं आएगा क्यों? सर CQ की वैल्यू तो G1 B1 B2 होगी, G2 B1 B2 होगी। हाँ वही देखता हूँ मैं। जैसे आपने ये लेक्चर दिया होगा हमारे कंप्यूटर वाले पढ़ाते हैं सेकंड ईयर में, तो वो मैं दे दूँगा, वो मुझे किन किन डेटों में हाँ, लेक्चर वो मैं दे दूँगा, मैं दे पेपर पे लिख के मुझे ठीक। देना, मैं डिटेल बना दूंगा। ठीक है, तो ये जो है बेटा, ये इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे हम। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों? ध्यान से देखो, ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर HF बाई KT से, है ना, और यहाँ पर e की पावर HF बाई KT का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना है, दैट इज 1, कोफिशिएंट कितना है 1, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, G1 इंटू B12 इक्वल्स टू G2 इंटू B21, ठीक है। तो G1 B12 इक्वल्स टू G2 B21, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। और दूसरी चीज क्या बराबर होगी, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। एंड A21 डिवाइड बाई B21 इज व्हाट, 8 पाई HF क्यूब डिवाइड बाई C क्यूब, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे और इन दोनों से ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब मैं जरा इस चीज को ध्यान हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर जो मेरी डीजेनरेसीज हैं वो दोनों सेम है, यानी G1 इज इक्वल्स टू G2 अगर है, तो अगर मेरा G1 और G2 सेम है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है एब्जॉर्प्शन की और स्टिमुलेटेड एमिशन की, वो दोनों की दोनों कितनी होंगी, सेम होंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला G1 B12 इक्वल्स टू G2 B21, तो अगर G1 और G2 बराबर हो जाए तो G1 से दूसरा वाला इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला G2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, B12 इक्वल टू B21, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी, है ना, और स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ये क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताओ। यस सर। अगर मेरा डीजेनरेसीज G1 और G2 बराबर हैं तो हम क्या बोल देंगे, दैट G1 B12 इक्वल्स टू G2 B21। तो अगर ये G1 और G2 बराबर हैं तो वी कैन इजीली से दैट B12 इक्वल्स टू B21। B12 क्या था मेरा, एब्जॉर्प्शन का रेट, प्रोबेबिलिटी और या कोफिशिएंट, और B21 मेरा था स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी या कोफिशिएंट। तो ऑटोमेटिकली वी कैन इजीली कैलकुलेट कि ये दोनों इक्वल टू होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट निकालने की कोशिश करी जाए तो वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, रो F इंटू B21 डिवाइड बाई A21। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। आप ध्यान से देखना कि अगर स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट देखा जाए, देखो अभी हमने जब हमने एमिशन की बात करी थी तो एमिशन दो टाइप का था, R12 मैंने दो टाइप से कैलकुलेट करा था, एक था मेरा N2A21, है ना, और दूसरा था मेरा N2 रो FB21, ठीक है। अब ये जो चीज थी ये थी मेरी स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट, और ये जो चीज थी ये क्या थी, स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट। तो अगर मुझे स्टिमुलेटेड एमिशन रेट और स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट का रेशो निकालना हो तो उसको हम निकाल सकते हैं सीधे सीधे किससे, N2B21 रो F डिवाइड बाई N2A21 से निकाल सकते हैं हम, है ना। इन दोनों को डिवाइड कर दिया क्योंकि दोनों रेट ही तो है,
N2 से N2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा B21 डिवाइड बाई A21 इंटू रो एफ। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन से कंपेयर करके, तो ये मुझे मिलेगी किसके बराबर, ये मुझे मिलेगी E1 डिवाइड बाई ई टू द पावर HF बाई KT माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को हम काफ़ी यूज़ करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब अगर ये क्लियर है तो आप जरा मुझे जल्दी से ये बताओ कि अगर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन, अगर मेरी जो लाइट का सोर्स है वो इनकैंडिसेंट लाइट लैम्प है और वो जो टेम्परेचर पर ऑपरेट हो रहा है दैट इज 100 केल्विन, ठीक है, और जो वेवलेंथ है दैट वेवलेंथ इज व्हाट 1000 केल्विन 0.5 है। माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अभी मैंने देखा जो मेरा स्टिमुलेटेड एमिशन रेट आया था और जो मेरा स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट आया था वो किसके इक्वल था, वो था 1 डिवाइड बाई ई टू द पावर HF अपॉन KT माइनस 1। ठीक है, यही था ना? तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सीधे सीधे 1 डिवाइड बाई ई टू द पावर HF, H कितना है, H आपको पता है ना, 6.6 into 10 power minus 34। 34। वेरी गुड। ठीक है, इनटू F कितना होता है, F मुझे गिवन नहीं है, मुझे लैम्डा गिवन है। तो अगर मुझे लैम्डा गिवन है तो मुझे पता है लैम्डा इक्वल टू C अपॉन F होता है, तो F इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा से निकाल लेंगे। ठीक है, तो C कितना है 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई KT, इसके साथ मैं लैम्डा लिख दूंगा यहाँ पे, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.5 माइक्रोमीटर इंटू K। सर K कितना होता है, कांस्टेंट, सर K की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कितना होता है? सर याद नहीं, सर भूल गए। अरे किसी को भी याद नहीं है क्या? आपने नोट करा होगा, मैंने लिखवाया था, चेक करो जल्दी। वन पॉइंट थ्री इंटू 10 पावर माइनस 23 है ना, तो इट इज 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 23, 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 23 इंटू टी, टी इज 1000 केल्विन। मैंने बोला था कि ये केल्विन में ही हम मेजर करते हैं, तो ई की पावर HF बाई KT हो गया माइनस 1 और फिर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लो, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू K की वैल्यू कितनी थी, K की वैल्यू थी 1.3 इंटू 10 पावर 1.381 इंटू 10 पावर माइनस 23, तो 1.38 ले लो, चलो एग्जैक्ट आ जाएगा। सर ई की पावर माइनस 28.8, ई की पावर माइनस 28/8। हेलो कितना आया ई की पावर माइनस, बोलो, ई की पावर माइनस 28/8। 28.8। ठीक है, तो ई की पावर माइनस 28 आएगा। इन्वर्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 28.8 ई की पावर माइनस 28 अपॉन 8। अपॉन ए कहां से आ गया? सर अपॉन 8, 8 सर 8 एक्सपोनेंशियल ऑफ 28.8 है ना, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 28.8 और ये वैल्यू जल्दी से बताओ मुझे कितनी आई? That is approximately equals to 3.1
इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट डिवाइड बाई स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट, ठीक है, इक्वल्स टू इतना। अब आपको ध्यान से देखो कि अगर ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है, 3.1 इंटू 10⁻13 इज वेरी वेरी स्मॉल, और अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दैट अगर a अपॉन b इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स वी कैन से दैट a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू b, और b मेरा क्या था, b था मेरा स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन की वैल्यू स्टिमुलेटेड एमिशन से बहुत ज्यादा है। मतलब नेचुरली क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, इस पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पर अगर मैं देखूं तो मेरा स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो बहुत कम हो रहा है एज कंपेयर टू दी स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्यों? बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे स्टिमुलेटेड एमिशन बढ़ाना हो तो मुझे कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी जिससे कि मैं स्टिमुलेटेड एमिशन को बढ़ा पाऊँ। देखो, अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ तो मुझे ये पता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या मिलता है मुझे, स्पॉन्टेनियस एमिशन में मुझे नॉन कोहेरेंट लाइट मिलती है, और अगर मैं कोहेरेंट लाइट को जनरेट करना चाहता हूँ, दैट मीन्स मुझे स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू लाइट, कोहेरेंट लाइट जनरेट करनी पड़ेगी, और स्टिमुलेटेड एमिशन जनरेट करना मतलब मुझे कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, है ना। तो स्टिमुलेटेड एमिशन को जनरेट करने के लिए हम आगे स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम स्टिमुलेटेड एमिशन को जनरेट कर सकते हैं, और फिर उसके बेसिस पे वी विल कैलकुलेट दी स्टिमुलेटेड एमिशन, कि हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से ज़्यादा हो, जिससे कि स्टिमुलेटेड एमिशन वाला जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और हमें कोहेरेंट लाइट मिल पाए। तो ये स्टडी, हाँ कुछ पूछना है बच्चों? एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा नेट नहीं चल पा रहा है सर, मैं बार बार आउट हो जा रहा हूँ सर, अगर अटेंडेंस नहीं तो सर लगा देना मेरी। हाँ वो मैं आप डाउनलोड कर लूँगा अटेंडेंस, तो टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग से आप इसको स्टडी कर लेना, ठीक है। जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन में हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को अगर हम देखें ध्यान से, तो हम ये बोलते हैं कि एटॉमिक एनर्जी लेवल्स में, यानी E1 और E2 जो हमने पढ़े हैं, है ना, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल 1 में कितने होंगे और एनर्जी लेवल 2 में कितने होंगे। सिंपल E1 और E2 को यू कैन से कि वो आपका जो है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है। यू कैन इजीली यू कैन कंपेयर सिमिलरली, यू कैन कंपेयर टू सिमिलर टू दी लेवल्स कि वो कंडक्शन बैंड में है या वैलेंस बैंड में है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुझे बताता है कि दोनों लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बेसिकली एटम्स कितने होंगे अपर एनर्जी लेवल्स में या लोअर एनर्जी लेवल्स में। और हम ये देखते हैं कि E1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी लोअर एनर्जी स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी अपर एनर्जी लेवल। बेसिकली है क्या, मैंने अगर ये दो एनर्जी लेवल लिए, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंपैरेटिवली कम होंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब देखो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज़्यादा है तो मुझे सबसे पहले ऊपर अगर पहुँचाने हैं इलेक्ट्रॉन्स तो मुझे सबसे पहले एब्जॉर्प्शन लेना पड़ेगा, और एब्जॉर्प्शन के लिए मुझे फोटॉन्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं इसका कुछ उल्टा प्रोसेस कर दूं, मैं प्रोसेस ये कर दूं कि ऑलरेडी यहाँ पर मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। अगर मेरे E2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E2 में अगर ज़्यादा है तो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, वो नेचुरली नीचे आने का प्रयास करेगा, यानी E1 में आने का प्रयास करेगा, E1 में, है ना। तो अगर मैं कोई फोटोन दे रहा हूँ तो वो फोटोन
इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के वो एक स्टिमुलेटेड एमिशन की फॉर्म में मेरे को रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, वो ऊपर पहुंचे, फिर उसके बाद वो नीचे आए, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन मेरे को मिलेगा, मतलब मुझे कोहेरेंट रेडिएशन नहीं मिलेंगे। तो अगर कोहेरेंट रेडिएशन चाहता हूं मैं, तो मुझे किसी भी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा करना पड़ेगा, और उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन ये कहती है कि अगर मैं इसको फिगर के फॉर्म से समझूं, तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में कम है एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी लोअर एनर्जी स्टेट। ये देखो, ये E1 है, तो E1 में मेरा N1 की वैल्यू ज़्यादा है, E2 में मेरे N2 की वैल्यू कंपैरेटिवली कम है। यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ दैट N1 इज ग्रेटर देन N2 एंड E2 इज ग्रेटर देन E1, है ना। तो यहाँ से आप ये चीज़ निकाल सकते हो कि ये ग्राफ जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा होगा, यहाँ N1 ज़्यादा है N2 से और E2 ज़्यादा है E1 से। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ उल्टा कर दूँ, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर E2 में बढ़ जाएं, E2 में N2, लेकिन N2 इज लार्ज, N2 को अगर मैं ग्रेटर देन कर दूं N1 से, और N1 को मैं छोटा कर दूं N2 से, यानी E1 के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को हम एक कोहेरेंट लाइट को जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और ये पूरी प्रोसेस को हम एम्प्लीफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल लाइट का। तो ऑप्टिकल लाइट के एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें ये करना है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेरे लोअर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट हैं, उनको किसी तरीके से उनकी पॉपुलेशन को इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट का मतलब हायर एनर्जी लेवल में उनकी पॉपुलेशन को मैक्सिमम कर देना है। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस पूरी प्रोसेस में हम ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी लोअर एनर्जी स्टेट is less than the number of electrons in the higher energy state, or in other words you can also say the number of electrons in upper energy state, upper energy level is greater than the number of electrons in lower energy level। number of electrons को हम population भी बोल सकते हैं। तो यही पूरा काम जो है ये population inversion के थ्रू किया जाता है। इस प्रोसेस को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, population inversion बोलते हैं। अब population inversion कैसे करते हैं, कैसे किन किन तरीकों से कर सकते हैं, किस तरीके से करने में हमें ज़्यादा फायदा होगा, नुकसान होगा, तो उसके कई सारे टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।